What is the parliament and king? Parliament and king is the part of authority. And conflict between parliament and king is equal to authority-less society. यही होगा ना? authority-less society. क्लियर? रेड लाइट पर पुलिस वाला नहीं है तो authority-less चौराहा बना, और उस कंडीशन में तुम डिफाइन कर सकते हो कि तुम सही टाइम से घर पहुंच सकते हो। तो अगर अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट एंड किंग दैट इज द पार्ट ऑफ क्या है? अथॉरिटी है। तो अगर ये दोनों के बीच कंफ्लिक्ट है, तो इस कंफ्लिक्ट के बीच अथॉरिटी-लेस सोसाइटी हो गई, और उस अथॉरिटी-लेस सोसाइटी में कोई भी पर्सन यह कह सकता है कि कल मैं जीवित रहूंगा। क्या हो गया? ब्लड। अब सुनना यहीं पर, जो क्वेश्चन तुमने राइज किया वो क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। जब ये पोजीशन थी, व्यक्ति आपस में लड़ रहा है, सब कुछ, किसी भी व्यक्ति की लाइफ सिक्योर नहीं है। जब सब कुछ व्यक्ति का खत्म हो जाता है, तब कहता है एक व्यक्ति दूसरे, मैं आपसे कहता हूं या आप इनसे कहते हैं, या ये, यार इस लड़ाई झगड़ा से मिला क्या? इस लड़ाई झगड़ा से क्या मिला? आओ मिलकर शांति के साथ जीवन व्यतीत करें। जैसे परिवार के, दो परिवारों के बीच कॉन्फ्लिक्ट 10, 15, 20 साल होता है, लास्ट में कुछ जब नहीं मिलता है, मुकदमेबाजी होते हैं, सब कुछ खत्म है। यार क्या किए? वो मूवी देखा है तुम लोगों ने, सौदागर, राजकुमार और दिलीप कुमार वाली? अरे उसमें सबसे अच्छा एक कमेंट है, देखा है? अगर ये मूवी देखा होगा तो हॉब्स की थियरी 100% समझ में आ जाएगी। उसमें सिर्फ मारकाट है, यानी 3.5 घंटे की मूवी में 3.25 घंटे मारकाट है। जब सब कुछ खत्म हो गया, तब राजकुमार दिलीप कुमार कहते हैं ये क्यों कर रहे हैं, दोनों दोस्त हैं, ये क्यों कर रहे हैं? फिर आपस में कंप्रोमाइज होता है। ठीक, यहां पर यही चीज है। तो जब आपस में कंप्रोमाइज करते हैं, तो ये कंप्रोमाइज कॉन्ट्रैक्ट है। किसके बीच? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मैन टू मैन। मैन टू मैन। यह इससे कहते हैं और ये इससे कहते हैं, ये इससे कह रहे हैं और ये इससे कहते हैं। ठीक, और इनके बीच जो कांटेक्ट होता है वही स्टेट का फॉर्मेशन होता है। तो स्टेट का फॉर्मेशन व्यक्तियों की सहमति से हुआ कि नहीं? और यही सहमति क्या है? पोजीशन बन रही है, वही डेमोक्रेसी है। एक पोजीशन तो इनकी थी, पार्लियामेंट। अब ये चीजें, पार्लियामेंट और किंग के बीच वहां का पॉलिटिकल सिस्टम है, वहां पर पार्लियामेंट्री मोनेर्की सिस्टम है। तो किंग को सिर्फ सिंबॉलिक हेड ऑफ द स्टेट बना दिया गया। क्लियर? और जब पार्लियामेंट्री सिस्टम आ गई, तो उस पार्लियामेंट्री सिस्टम में रियल हेड बन गया हुआ। तो एक सिचुएशन, लॉक के पोजीशन में क्या है कि राइट नहीं सिक्योर थी
और जब राइट सिक्योर नहीं थी तो उस कंडीशन में लोगों ने आपस में कांटेक्ट करके अपने अधिकारों की सुरक्षा की बात की। तो यहां पर स्टेट का ट्रस्ट, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो बन रहा है, यही डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात कर रहा है कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम बन रहा है वह डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसा है। इसलिए कभी कभी हॉब्स पर क्वेश्चन खड़ा किया जाता है कि जिस ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के नेचुरल स्टेट को लेकर हॉब्स एनालाइज करता है ह्यूमन सोसाइटी को लेकर, वह सोसाइटी यानी ह्यूमन सोसाइटी के संबंध में अगर कहा जाए तो ह्यूमन सोसाइटी कभी ऐसी थी ही नहीं जैसा कि हॉब्स बताता है। तो हॉब्स कहता है कि मनुष्य कभी ऐसी अवस्था में था या नहीं था, ये प्रश्न, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ऐसा है कि जिस समाज में अथॉरिटी नहीं रहेगी उस समाज का नेचर वही होगा जैसा कि ब्लड रिवॉल्यूशन में था। यानी कोई भी व्यक्ति अथॉरिटी लेस सोसाइटी, जस्ट लाइक सबसे अच्छी बात, मम्मी पापा ना रहे घर में तो अथॉरिटी लेस फैमिली हो गई। अब 5 भाइयों में जो लड़ाई झगड़ा होता है उसमें, उस लड़ाई झगड़े में कोई भाई कह सकता है कि कल जीवित रहेगा? ऐसा क्या रीजन हो जाता है कि मम्मी पापा के आने के साथ, सुनना, मम्मी पापा के आने के साथ जिन भाइयों के साथ लड़ाई लड़ रहा है उनके साथ प्रेम और लगाव उत्पन्न उमड़ पड़ता है? क्या रीजन है? फिर इसीलिए मैं केवली कहता है कि किसी भी व्यक्ति से अगर अच्छा आचरण कराना है तो उसे क्या करो? डंडा दिखाओ। इसलिए तुम लोगों का सिलेक्शन अगर कराना है तो मुझे क्या करना होगा? समझ रहे कि नहीं? ये पोजीशन है। अब क्लियर हो गया समझ? तो डेमोक्रेटिक सिस्टम का कंसेप्ट यही है। डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिस डेमोक्रेटिक सिस्टम का फॉर्मेशन किए गए वह डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या लोगों के डेवलपमेंट की बात कर रहा है? नहीं कर रहा है कि नहीं? तो एक पोजीशन है, इस पोजीशन को लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम, जहां पर लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। लोगों के पार्टिसिपेशन का इंपैक्ट क्या होता है कि लोगों के डेवलपमेंट के जगह पर कुछ लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है। इसलिए सोसाइटी में इक्वलिटी बढ़ने के जगह पर क्या हो रही है? अनइक्वलिटी बढ़ रही है। और उस अनइक्वलिटी के बढ़ने से समाज में, सोसाइटी में क्या हो रहा है? तमाम प्रकार की प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के को लेकर, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने को लेकर 20वीं सेंचुरी में एक न्यू कंसेप्ट आता है जो मैक्सिमम इंटरफेयर ऑफ द स्टेट या वेलफेयर स्टेट या सामाजिक न्याय की अवधारणा, जिसका बेसिक कंसेप्ट है कि नॉन कैपेबल पर्सन को कुछ स्पेशल फैसिलिटीज दे दी जाए जिसके कारण उसकी पोजीशन समाज में थोड़ी सी ऊपर उठ जाए। तो जो समाज में अनइक्वलिटी है वह अनइक्वलिटी क्या हो जाए? कम हो जाए। ठीक, पैराग्राफ चेंज करके आगे चलिए। नोट, कोई जरूरत नहीं है, ये तो हम समझाने के लिए यूज, वो तो नहीं पूछा होता तो मैंने बताया भी नहीं। नहीं, लिख लो भाई, अगर ये प्रॉब्लम है तो लिख लो। यहां तक हुआ था ना, कॉमन गुड और द सोशल गुड, यानी इंडिविजुअल इंटरेस्ट को लेकर, यानी सोशल इंटरेस्ट के बिहाफ पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर क्या किया जाए? रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाए। ठीक, यानी विदाउट रिस्ट्रिक्शन देयर इज नो फुलफिल ऑफ द सोशल इंटरेस्ट। यानी अगर इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन न लगाएं, क्लियर, तो सोशल इंटरेस्ट, जैसे जस्ट लाइक
मैंने यहां पर एक कंसेप्ट आप लोग को बताया था, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को लेकर अगर पोजीशन को क्लियर करना है, पोजीशन को अगर तो कैपेबल पर्सन के ऊपर, जैसे जस्ट लाइक अगर हम रिजर्वेशन पॉलिसीज को हटा दें, रिजर्वेशन पॉलिसीज को हटा देते हैं तो रिजल्ट क्या निकलेगा? सोसाइटी में जितने भी कैपेबल पर्सन हैं, उस कैपेबल पर्सन अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके सभी अपॉर्चुनिटी को गेन कर लेंगे, और जो नॉन कैपेबल पर्सन है उसको किसी भी प्रकार की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी, है कि नहीं? इसलिए नॉन कैपेबल पर्सन को कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, इसलिए कैपेबल पर्सन के ऊपर क्या कर दिया गया? रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। ठीक, जैसे जस्ट लाइक एक सिचुएशन बता दें, यहां पर अगर हम लिबर्टी दे दिए, और लिबर्टी का मतलब अब्सेंस ऑफ कंट्रोलिंग है, ठीक, यानी रिस्ट्रिक्शन लेस सोसाइटी, तो इस पोजीशन में कैपेबल पर्सन इस पोजीशन का मैक्सिमम बेनिफिट उठा लेगा कि नहीं? ठीक, अब कैपेबल पर्सन मैक्सिमम बेनिफिट ना उठा पाए, इसलिए यहां पर क्या कर दिया गया? रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। और जब रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया तो यह हो गया आपका फ्रीडम। जैसे आर्टिकल 19(1) फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, ठीक, अगर मान लो हर व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता दे दी जाए और किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन ना दे, तो महिलाओं के सामने पुरुषों की क्षमता खत्म हो जाएगी, क्योंकि पता नहीं बिना सिर पैर के क्या बात करती हैं जो बात खत्म होती ही नहीं है। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तब, समझ रहे हो ना? यहां से तुम लोग शुरू करो, तुम लोग जी। सामाजिक न्याय की अवधारणा, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है, व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित के मध्य संतुलन स्थापित करता है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव, फॉर्मर चीफ जस्टिस सुब्बा राव, यानी पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव ने सामाजिक न्याय को स्पष्ट करते हुए यह विचार दिया कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय को एक दूसरे के अर्थों में समझा जाना चाहिए, जिससे एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। क्योंकि सामाजिक न्याय सामाजिक व्यवस्था को सामान्यपूर्ण बनाने का प्रयास करता है। इस समानता में सामाजिक हित शामिल है, जिससे संपूर्ण समाज में समग्रता दिखाई पड़ती है। तभी न्याय और अन्याय का निर्धारण होता है। उत्पादन एक सामाजिक कार्य है, इसलिए सामाजिक न्याय के अनुसार सामाजिक संपत्ति का एक भाग वस्तुओं और सेवाओं के रूप में लोगों के मध्य विभक्त किया जाए। असमानता का अपना औचित्य होना चाहिए। सामाजिक न्याय की अवधारणा ने
राज्य के कार्य को व्यापक और विस्तृत कर दिया है। पैराग्राफ चेंज कर दो। भारतीय संविधान सामाजिक न्याय की अवधारणा को स्वीकार करता है। भारत के परंपरागत समाज में कुछ वर्गों को जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं, आदि को उचित अधिकार नहीं मिला था। इसलिए स्वतंत्र भारत की सरकार उन्हें प्राथमिकता प्रदान करने वाली नीतियों का निर्माण किया, जैसे शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण। सरकार की इन नीतियों के पक्ष में तर्क दिया गया कि इन नीतियों से असमानता के स्थान पर समानता पर आधारित एक नवीन भारतीय समाज का निर्माण होगा। किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। असमानता को दूर करने के लिए सामाजिक न्याय, सामाजिक हितों को लेकर व्यक्तिगत हितों पर प्रतिबंध का समर्थन करता है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, सामाजिक न्याय और समानता। मींस अगर पूछा जाए कि व्हाई द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिस्ट्रिक्शन, क्या कहोगे? विदाउट रिस्ट्रिक्शन देयर इज नो फुलफिल ऑफ द सोशल इंटरेस्ट। यही है ना? यानी रिस्ट्रिक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है? रिस्ट्रिक्शन का इंपॉर्टेंस सिर्फ इतना है कि बिना रिस्ट्रिक्शन के समाज के हितों पर या समाज के हितों की पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए समाज के हितों की पूर्ति के लिए लोगों पर रिस्ट्रिक्शन लगाना क्या है? आवश्यक है। ठीक। अब एक कंसेप्ट हम बात करते हैं, व्हाट इज द इक्वलिटी? इक्वलिटी क्या है? समानता क्या है? समानता क्या है? क्या बोला था? तो वही बता। एब्सोल्यूट ऑफ प्रिविलेज, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज बोला था, और कुछ बोला था? एब्सेंस या डिमोलिश ऑफ प्रिविलेज, एब्सेंस या डिमोलिश ऑफ प्रिविलेज, विशेषाधिकारों की समाप्ति या अनुपस्थिति। ये बेसिकली समानता का कंसेप्ट है। तो किसी भी सोसाइटी में किसी भी पर्सन को अगर प्रिविलेज मिल जाए तो उसकी पोजीशन अदर पर्सन के कंपैरिजन अलग हो जाएगी। जैसे जस्ट लाइक पार्लियामेंट, ये सब सही है, ये अपने जगह पर सब सही है, लेकिन ये इस कंसेप्ट को यहां पर हम यूज नहीं करेंगे। हमको जो जरूरत है उसके अकॉर्डिंग इसकी मीनिंग क्या है? पार्लियामेंट इज ए कॉन्फ्रेंस प्लेस, ये भी तो है, बट डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट एंड अदर कॉन्फ्रेंस प्लेस, पार्लियामेंट को प्रिविलेज मिल गई और अदर कॉन्फ्रेंस प्लेस को
प्रिविलेज नहीं है। इसलिए पार्लियामेंट और अदर कॉन्फ्रेंस प्लेस में क्या है, डिफरेंस हो गया। अगर इसी प्रिविलेज को हटा दे तो पार्लियामेंट भी क्या हो जाएगी, कॉन्फ्रेंस प्लेस हो जाएगी। तो इक्वलिटी का बेसिक कंसेप्ट यही है कि डिमोलिश ऑफ द प्रिविलेज या एंड ऑफ द प्रिविलेज या अब्सेंस ऑफ द प्रिविलेज, असमानता की समाप्ति, असमानता की अनुपस्थिति या असमानता को हटा दो तो समानता की स्थिति स्थापित। अब कोई भी पर्सन जिसे प्रिविलेज मिला हुआ है, जस्ट लाइक एक कंसेप्ट है, एक मान लिया जाए ए है 12th पास, ये है ग्रेजुएट, ये है पीजी, ये है आपका पीजी प्लस एमफिल, और ये है पीजी प्लस डॉक्टरेट। क्लियर? ये तो है। और सबको 1 वोट ही दिया जाए तो ये जस्टिस कहां पे है? सब जितने भी पर्सन है सभी को 1 वोट की राइट दे दी जाए, ये जस्टिस है? नहीं, एक दूसरे कंसेप्ट में चलिए। ये आज के कंसेप्ट में आप लेके चल रहे हैं, ये ठीक है, अपनी जगह पर ये सही है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर सबको एक ही जैसे एक 1 वोट का राइट दे दिया जाए तो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस एंड अदर अपर क्लास एंड लोअर क्लास के बीच अगर कोई पर्सन है और उनके बीच 8 घंटे की गवर्नमेंट जॉब को लेकर इक्वल सैलरी दे दी जाए तो ये उसी सेंस की तो बात ये कर रहा है कि जितनी थिंकिंग लेवल इनकी है, क्या उतनी ही थिंकिंग लेवल इनकी है, तो वोटिंग राइट्स क्यों इक्वल दे दिया जाए? लेकिन यह बेसिकली उनकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी है, यह समझ लेना। ये इन ABCD की क्या है? इंडिविजुअल कैपेबिलिटी। और सोशल जस्टिस क्या कहता है कि सोशल इंटरेस्ट के बिहाफ पर इंडिविजुअल कैपेबिलिटी पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए। यही है, क्योंकि अगर इंडिविजुअल अगर कैपेसिटी है और इस कैपेसिटी पर रिस्ट्रिक्शन अगर लगा दिया जाता है तभी तो जाके सोशल इंटरेस्ट की फुलफिल होगी, है कि नहीं? इसलिए सोशल इंटरेस्ट को लेकर ये इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया और सबको कहा गया कि एजुकेटेड एंड नॉन एजुकेटेड पर्सन बट ओनली 18 ईयर्स ओल्ड। यानी मीन्स शिक्षित व्यक्ति हो या अशिक्षित व्यक्ति हो, केवल उसके लिए जरूरी क्या है? 18 वर्ष उसका पूरा किया, उसे वह एलिजिबल हो जाएगा अपने यूज ऑफ द वोटिंग्स राइट। क्लियर? तो एक बेसिक चीजें यही है। तो इस कंडीशन में या इस स्थिति में अगर देखते हैं या इस स्थिति को हम एनालाइज करते हैं तो ये चीजें दिखाई पड़ती हैं। इसीलिए इक्वलिटी कभी भी, एक बार यूपीएससी के पीटी में एक क्वेश्चन पूछा था, मीनिंग ऑफ इक्वलिटी, 4 ऑप्शन दे दिया। ये ठीक डिट्टो यही क्वेश्चन था कि मीनिंग ऑफ इक्वलिटी यानी समानता का तात्पर्य क्या है कि सबके साथ इक्वल भी है। दूसरा, डिमोलिश ऑफ प्रिविलेज। तीसरा, रूल ऑफ लॉ। और फोर्थ था नन ऑफ दीज। समझ रहे हैं? तो
इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि इक्वलिटी का मतलब एब्सोल्यूट इक्वलिटी नहीं, देयर इज नो पॉसिबल ऑफ द एब्सोल्यूट इक्वलिटी इन सोसाइटी, बट सोसाइटी इज द ग्रुप ऑफ अनइक्वल पर्सन। तो अगर सभी लोग, समाज में रहने वाले सभी लोग एक जैसे नहीं है, एक जैसे नहीं है, तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार कैसे किया जा सकता है? कर सकते हैं? जैसे मान लो सब शैतानी करे, सब शैतानी करे, ठीक, और इन लोगों को हम 5-5 डंडे मारे और तुम लोग को भी 5-5 डंडे, तो हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो कर दिए, लेकिन जस्टिस है बोलने में छोटा बड़ा नहीं देखती है कि नहीं? तो बेसिक चीजें यही है, बेसिक कंसेप्ट यही है। इसलिए एब्सोल्यूट इक्वलिटी पॉसिबल नहीं है। इसलिए बात आती है, तो यहां पर एक कंसेप्ट आएगा आपका प्रोपोर्शनल इक्वलिटी की, एक कंसेप्ट इसमें आएंगे कि प्रोपोर्शनल इक्वलिटी दी जाए। जैसे मान लो प्रोपोर्शनल इक्वलिटी, क्राइम चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, इक्वल पनिशमेंट पॉसिबल है? तो क्राइम के कंपैरिजन प्रोपोर्शनल पनिशमेंट होना चाहिए ना, तब आप कहते हो कि जस्टिस होगी। वही चीज यहां पर है, इसलिए प्रोपोर्शनल इक्वलिटी का कंसेप्ट रखा जाता है। ठीक है, चलिए। सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय और समानता। सामाजिक न्याय एक समतावादी अवधारणा है। व्यवहारिक दृष्टि से सामाजिक न्याय का आधार समानता है। सामाजिक न्याय का आधार समानता है। समानता का तात्पर्य विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण है। किसी भी प्रकार का विभेद किसी संदर्भ में न किया जाए। लेकिन प्रायः यह देखा जाता है कि राज्य इस सिद्धांत का कठोरता से पालन नहीं कर पाता। हेडिंग डाल दो, अनुपातिक समानता या प्रोपोर्शनल इक्वलिटी। राज्य अनुपातिक समानता का सिद्धांत लागू करता है, जिसका तात्पर्य है कि मनुष्य को जो कुछ भी प्राप्त होता है वह उसकी आवश्यकताओं के साथ साथ इस बात पर निर्भर करता है कि उसके द्वारा किए गए कार्यों का मूल्य क्या है। नीड्स एट द वेल एट द वैल्यू ऑफ द वर्क बीइंग डन बाय हिम, द प्रपोज ऑफ विच, उसके ऊपर वाली treated equally and 6 should be treated unequal। ओ ये गलत है, यहां पर आएगा सोशल इक्वलिटी। एक मिनट रुक जाओ, पूरा सेंटेंस देखने दो। treated equally the so good should be the treated equally and, एक मिनट, equally and, हाँ, unequally, equally and unequally should be treated unequal person, the purpose of which should not be the increased inequality but the established the social economical harmony among people। Socialist state recognize the principle of equality। अर्थात सभी के साथ एक समान आचरण नहीं किया जा सकता, अर्थात समानों के साथ समान
और असमानों के साथ असमान व्यवहार होना चाहिए, जिसका उद्देश्य असमानता को बढ़ाना नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक समानता को स्थापित करना है। समानता के इस सिद्धांत को समाजवादी राज्य स्वीकार करता है। पैराग्राफ चेंज कर दो, हेडिंग डाल के छोड़ दो। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, सकारात्मक विभेद, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एंड सकारात्मक विभेद। और यहां पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर क्वेश्चन बनेंगे आपको। सोशल जस्टिस को लेकर यही सबसे बेसिक कंसेप्ट है। एनिमीज कि डिस्क्रिमिनेशन किस बेस पर करता है स्टेट? डिस्क्रिमिनेशन के करने का बेस होता है कि नॉन कैपेबल पर्सन को ऊपर उठा दिया जाए। तो ये डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ? पॉजिटिव। यानी स्टेट लोगों के बीच विभेद किसके लिए करता है? यानी कमजोर लोगों को क्या किया जाए? ऊपर उठाने के लिए। तो जब कमजोर लोगों को ऊपर उठाने, तो उसका इंटरेस्ट इंडिविजुअल इंटरेस्ट को फुलफिल करना नहीं है, सोशल इंटरेस्ट को क्या करना है? फुलफिल करना है। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसी को यानी इसी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को लेकर डीपीएसपी के सिद्धांत, डीपीएसपी के जो प्रिंसिपल हैं उसको लागू भी किए जाते हैं। समझ रहे हैं? जैसे राइट टू एजुकेशन, यानी फ्री एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स, फ्री एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स के लिए है, तो सबके लिए नहीं ना है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन किसके लिए किया गया? 6 to 40 ईयर्स के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टेट का जो वर्क है वो वर्क क्या है? सोसाइटी के इंटरेस्ट को फुलफिल करना। ठीक। और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की प्रिंसिपल क्या होगी जी? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का प्रिंसिपल होगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। भाई स्टेट, जैसे मैं आप लोग को कल बता रहा था कि दो चीजें हैं आर्टिकल 14 में। एक है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड सेकंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी मीन्स ये है आपका ईपीएल और ये है आपका ईबीएल। ठीक। ये थियरी स्टेट के लिए निगेटिव है, यह थियरी स्टेट के लिए पॉजिटिव है। क्लियर? ये थियरी स्टेट के लिए क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव इन द सेंस कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ द प्रोवाइड द पावर। ठीक। तो ये जो पावर स्टेट को दे रहा है, इस पावर का यूज करके स्टेट क्या करता है? क्लासिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी, यानी सोसाइटी को क्लासिफाइड कर रहा है। ठीक। अब जब सोसाइटी को क्लासिफाइड, जैसे मैं कल किया MFHC, और इस तरह से ये सोसाइटी बन गई, मेल फीमेल एंड। ठीक। अब ये जो क्लासिफिकेशन हो गया, तो ये जो यहां पर जो क्लासिफिकेशन है, ये है आपका ईपीएल। ठीक। ये क्या बन गया? ईपीएल हो गया, यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बन गया। अब जितने मेल होंगे
उनके बीच किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं करेगा, तो ये हो गया ईबीएल। ठीक, तो ये क्लासिफिकेशन नॉन कैपेबल पर्सन को प्रोवाइड द स्पेशल फैसिलिटीज। तो स्टेट का यह जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है वो सोशल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए है। अब मान लो कि यह क्लासिफिकेशन अगर स्टेट नहीं करता है, महक, अगर मान लो स्टेट ये क्लासिफिकेशन नहीं करता है, जस्ट लाइक हम इसको काट देते हैं और इस क्लासिफिकेशन के जगह पर हम ये कर देते हैं, एम, एल और सी, एफ और सी, ये कर देते हैं और सबके लिए इक्वल लॉ लागू कर देते हैं। तो सोसाइटी में इक्वलिटी बढ़ेगी कि अनइक्वलिटी बढ़ेगी? अनइक्वलिटी बढ़ेगी, क्योंकि चाइल्ड के पास वह कैपेबिलिटी नहीं है जो मेल के पास है। जो मेल के पास कैपेबिलिटी है वह फीमेल के पास नहीं है। तो सोसाइटी में क्या होगी? अनइक्वलिटी बढ़ जाएगी, और जब अनइक्वलिटी बढ़ जाएगी तो यह ऑब्जेक्ट आपको फुलफिल नहीं होगा, फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रेशन। इसलिए इस क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्ट क्या है? इस क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्ट क्या है? क्या है जी अभिषेक? अचीवमेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रोपोर्शनल इक्वलिटी, अनुपातिक समानता की क्या करना? एस्टेब्लिशमेंट कर देना, क्योंकि देयर इज नो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एब्सोल्यूट इक्वलिटी इन सोसाइटी। पॉसिबल है? तो जब एब्सोल्यूट इक्वलिटी पॉसिबल नहीं है तो पॉसिबल क्या है? प्रोपोर्शनल इक्वलिटी। क्लियर? चलिए